last time when we were discussing the movement of materials across the cell membrane, तो we ended our lecture on this diagram. और इसके बारे में मुझे बाद में 4-5 मैसेजेस आए थे कि जी ये क्लियर नहीं है, तो इसको कोई समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. लेट्स सपोज पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि these are two membranes. एक ये membrane है हमारी, एक ये membrane है, and these membranes have divided something into 3 compartments, A, B and C. And if one material, suppose X, wants to go from A to C, so that cannot directly go to the C. That material will first move from A to B, and then it will move from B to C. And the movement from A to B will be governed by this membrane. इसकी अपनी खसूसियात हो सकती हैं, इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, व्हाटसोएवर. और उसके बाद द मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी, दैट विल बी गवर्न्ड बाय दिस मेम्ब्रेन. हम वैसे कह देते हैं कि जी यहाँ से यहाँ चीज चली गई, लेकिन एक्चुअली बोथ द मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेपरेटली अपना काम कर रही हैं, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली गवर्न द मूवमेंट from A to B and from B to C and eventually A to C. ठीक है, अब इसी चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है. दिस इज एन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, supposedly this is capillary endothelium and something has to move. This is A, this is B, this is A, this is B and this is C. हम कह तो देते हैं जी कैपिलरी से फ्लूइड जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इंट्रासेलुलर सेल्स में चला गया, लेकिन एक्चुअली that fluid या that thing या that ion will first move from capillary to interstitial fluid, और ये वाली जो membrane है ये इस movement को govern करेगी, and then it will move from interstitial fluid to intracellular fluid, और ये वाली जो membrane है वो उसको govern करेगी. ठीक है, तो ये चीज हमने अपने जहन में रखनी है. ये हमारा जो पूरा का पूरा किडनी का चैप्टर है उसमें आधी चीजें यही हैं, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. तो ये मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन द ह्यूमन बॉडी जब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हो रही है, फ्रॉम प्लाज्मा, फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिस भी, अब इंट्रासेलुलर से अगर कोई चीज कैपिलरी में आनी है तो दैट विल मूव फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम कैपिलरी इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड देन इट विल मूव फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द कैपिलरी. ठीक है, और जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है वो इस मूवमेंट को गवर्न करेगी, और जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इस मूवमेंट को गवर्न करेगी. दैट थिंग या दैट फ्लूइड या दैट पार्टिकल विल हैव टू पास टू मेम्ब्रेन्स. हो सकता है एक मेम्ब्रेन की उसके लिए फ्रीली परमिएबल हो, एक मेम्ब्रेन उसके लिए इम्परमिएबल हो, एक मेम्ब्रेन उसके लिए फ्रीली परमिएबल हो, एक मेम्ब्रेन उसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल हो, व्हाटसोएवर. तो इस बेसिक आइडिया को हमने अपने जहन में रखना है, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड. और इसी के ऊपर हमारा जो आगे रीनल का चैप्टर का काफी सारा हिस्सा है, दैट डिपेंड्स. ठीक है, उसके बाद अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं यूरिन पे. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यूरिन इज अ लिक्विड बाय प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी secreted by the kidneys through a process called urination. मेडिकल में उसको मिक्चुरेशन कह देते हैं. एंड excreted, secretion और excretion का फर्क आपको पता होना चाहिए. अब तक आपको पता चल गया होगा. secretion is something that is secreted inside the body, that is secreted by some gland or something else and that remains in the body. तो उसके लिए हम लफ्ज secretion यूज करते हैं, SECRETION. और excretion, x से निकला है, excrete कर देना, बाहर निकाल देना. when something is thrown out of the body, तो उसके लिए हम excretion का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं. ठीक है, cellular metabolism generates numerous byproducts, many rich in nitrogen, जिनको हम nitrogenous waste products करते हैं, that required clearance. clearance के concept पे हमने last lecture में बात कर ली थी. from the bloodstream, these byproducts are eventually expelled from the body during urination, या medicine में आपने इसको मिक्चुरेशन कहना है. ठीक है, द प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सक्रीटिंग वाटर सॉल्युबल केमिकल्स. किडनी जो है वो वाटर सॉल्युबल केमिकल्स हैं, सिर्फ उनको एक्सक्रीट कर रही है. दीज केमिकल्स कैन बी डिटेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय यूरिनालिसिस. यूरिनालिसिस के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात कर ली थी, आपको इंशाल्लाह याद होगी. उसके बाद आ जाते हैं कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट? किसी भी मैकेनिज्म का जो छोटे से छोटा पार्ट उस मैकेनिज्म का मुकम्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट. दो किस्म के यूनिट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल यूनिट, एक फंक्शनल यूनिट.
स्ट्रक्चरल यूनिट है जिस छोटे से छोटे यूनिट से वो चीज बनी है। आपका मेडिकल कॉलेज आजकल बंद है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ब्रिक, ईंटों से बना है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि वो जो ब्रिक है वो उसका फंक्शन काम करे। एनाटॉमिकल जो यूनिट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनाटॉमिकल यूनिट कैन परफॉर्म द फंक्शन, लेकिन जो फंक्शनल यूनिट है दैट कैन परफॉर्म द फंक्शन। अब आपके कॉलेज का फंक्शन क्या है? आपके कॉलेज का फंक्शन है क्लास, प्रैक्टिकल की क्लास हो या लेक्चर थिएटर हो या लैब हो, तो वो जो लैब है या जो लेक्चर थिएटर है या जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन का कमरा है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉलेज, जहाँ पे उस कॉलेज का फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारी किडनी है, उसका जो फंक्शन है होम्योस्टेसिस है, टेक्निकली हम कह देते हैं फिलहाल समझने के लिए यूरिन की प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जो किडनी का छोटे से छोटा हिस्सा विच कैन प्रोड्यूस यूरिन, या दूसरे लफ्जों में मोर साइंटिफिकली विच कैन प्रोड्यूस प्ले अ पार्ट ऑफ इन होम्योस्टेसिस, जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकता है, दैट विल बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड दैट इज अ नेफ्रॉन। यानी कि किडनी का जो सारा का सारा काम है वो एक नेफ्रॉन में हो रहा है, ठीक है। द होल फंक्शन ऑफ द किडनी जो है कैन बी परफॉर्म बाय द नेफ्रॉन। तो अगर हम एक नेफ्रॉन को पढ़ लेंगे तो दूसरे लफ्जों में हमने पूरी की पूरी किडनी का फंक्शन पढ़ लिया। और हम इसके बाद आगे चल के अगले लेक्चर्स में we are going to talk about the nephron, not kidney as a whole, in 70 to 80% of the things. So the a major part of the homeostasis is maintaining the composition of pH, volume, fluid electrolyte balance, ठीक है ना। जो हमारा pH है that mainly depends upon, हमें पहले से पता है, बाइकार्ब और हाइड्रोजन। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, वॉल्यूम में आपका फ्लूइड वॉल्यूम आ जाता है, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम। उसके बाद किडनी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in maintaining the blood volume and eventually maintaining the volume of different compartments of the body. And composition क्या है? Is the amount of different ions, different particles, different substances present in blood and in different compartments of the body, both quantitatively and qualitatively. इसके हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। The urinary system removes metabolic wastes and substances in excess, including foreign substances. Foreign substances कौन से हो सकते हैं? हमने एक दवाई खा ली, that is a foreign substance, बॉडी की कोशिश होगी कि वो निकल जाए, या हमने कोई और जहरीली चीज खा ली, ठीक है। और जब बॉडी उसको या तो बॉडी उसको ऐसा निकाल देती है, हमें पता है, आप जीआईटी में या पढ़ चुके हो या पढ़ लोगे, या उसको तोड़ फोड़ देती है, यानी कि उसको मेटाबोलाइज कर देती है। जब वो मेटाबोलाइज हो जाती है, कुछ चीजें उसमें से यूज हो जाती हैं, कुछ चीजें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी, उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। दोज मेटाबोलाइट्स मे और मे नॉट बी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, एंड दोज मेटाबोलाइट्स आर इवेंचुअली removed from the body. Some are removed by the kidney, some are removed by the liver, some are removed by other parts, ठीक है। हमने इस वक्त किडनी के ऊपर फोकस करना है या रीनल सिस्टम के ऊपर। And the renal system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, and the urinary bladder and the urethra, ये हमें पहले से मालूम है। अब हम we are going to study nephron, then we are going to study different parts of the nephron, और उसके बाद इवेंचुअली जो हमने बार बार अभी इतना हमने टाइम लगाया है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो हमारा नेफ्रॉन है उसकी जो पैसेज है, ट्यूब टाइप होता है, अभी जाके हम तस्वीर देखते हैं, तो उसकी मेम्ब्रेन में से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस मटेरियल्स आर मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द नेफ्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोलॉजी ऑफ द, या दूसरे लफ्जों में डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। और वही सारा का सारा हमारा रीनल सिस्टम है कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में उसकी मेम्ब्रेन कैसी है और उस मेम्ब्रेन में से कौन सी चीज़ें कैसे गुजर रही हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात इज गोइंग टू टेक 10-15 lectures. The renal tubule is the part of the nephron in which the filtrate from the glomerulus enters. It consists of, ये बेटा मेरा हाल आप मैट्रिक या ए लेवल्स में भी कर चुके हो, proximal convoluted tubule, इसकी आगे तस्वीर देखते हैं। This is a nephron. इसका अगर आप ये वाला हिस्सा देखो तो this is known as a renal corpuscle. What does it consist? It consists of a tuft of capillaries. इसके अंदर ये जो आपको दो नजर आ रही हैं, एक ये वेसल नजर आ रही है और एक ये वेसल नजर आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से हैं। It consists of a tuft of capillaries which are encapsulated. इनके गिर्द एक इस तरह से कैप्सूल होता है which is known as the
बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, GLOMERULUS, ठीक है। और उसके गिर्द ये कैप्सूल है विच इज द बाउमेंस कैप्सूल। ये जो पूरा का पूरा है, अगर दोनों चीजें हो तो इट इज अ कार्पसल, और इससे फिर आगे ये ट्यूब निकलती है। यही चीज यहाँ पे है, ये हमारा पूरा का पूरा कार्पसल है। इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है जो हमें नजर नहीं आ रहा, उसकी एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल हमें नजर आ रही है इस वक्त। ये वो कैप्सूल है, और ये जो हमें एक नजर आ रही है पाइप सी, वो ये पाइप सी ये जा रही है, जो कि हमारी एक ट्यूब्यूल है, वो फिर आगे जाती है। इसका शुरू शुरू का जो पोर्शन है, शुरू के पोर्शन को प्रॉक्सिमल कहते हैं, दूर के पोर्शन को डिस्टल कहते हैं, ये हमें पहले से पता है। और वो कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे, कोई भी चीज जब ऐसे ऐसे गुच्छेदार हो तो उसको हम कह देते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो ये वाला जो इसका पोर्शन है, दिस इज प्रॉक्सिमल, इट इज क्लोज टू द कार्पसल एंड इट इज कॉन्वोल्यूटेड। तो इसको हम कह देते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला जो पोर्शन इसका दूर का है, इट इज ऑल्सो कॉन्वोल्यूटेड, गुच्छेदार है, और ये डिस्टल है, तो इसको हम कह देते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बीच में एक हमें गोता खाते हुए लूप नजर आ रहा है, इसको लूप कह सकते हैं ना, ये सारा का सारा एक लूप है, तो इसको हम कह देते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले वो साइंसदान होगा जिसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया होगा। और इस लूप को भी अगर आप गौर से देखो तो इसके दो पार्ट हैं। ये जो पार्ट इसका ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज थिक वॉल्ड, दिस इज थिन वॉल्ड, दिस इज थिक वॉल्ड, दिस इज थिन वॉल्ड। और ये डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इसकी आगे जो फर्दर डिवीजन है असेंडिंग लिम्ब की भी और डिसेंडिंग की भी, दैट इज द थिक पोर्शन एंड द थिन पोर्शन, द थिक पोर्शन एंड द थिन पोर्शन। उसके बाद जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दैट ड्रेन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आगे कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट इवेंचुअली गोज इनटू द ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन या जो भी आप इसको यूरिन कह लें या फ्लूइड कह लें, वहाँ पे स्टोर होता है, एंड दैट इज एक्सपेल्ड ऑफ आउट ऑफ द बॉडी एट कांस्टेंट इंटरवल्स, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से अब हम हर चीज को देखते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका फंक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल। ये हमें कैप्सूल नजर आ रहा है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, एंड होल ऑफ दिस इज कार्पसल, ठीक है। दिस अ स्फेरिकल कैप्सूल अराउंड द ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसमें एक एफरेंट वेसल है, एक इफरेंट वेसल है। इसमें से यूं ब्लड आएगा, इसके अंदर वो जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है वो अभी हम आगे चल के देखते हैं, उसके अंदर घूमे फिरेगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। इसके गिर्द ये कैप्सूल है। अगर कैपिलरी की मेम्ब्रेन और हालात इजाजत देंगे तो जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है उसमें से फ्लूइड कुछ बाहर जाएगा। जो फ्लूइड बाहर जाएगा वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें आ जाएगा। फिर फ्लूइड ने यूं ट्रेवल करना है और ब्लैडर में चला जाना है। अब इस ट्रेवल के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रेवल, अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन की हिस्टोलॉजी कुछ और है, लूप ऑफ हेनले की कुछ और है, इसके थिक पोर्शन की कुछ और है, इसकी हिस्टोलॉजी फर्क है। द हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इज डिफरेंट। दिस मीन्स दैट द मेम्ब्रेन थ्रू विच द फ्लूइड इज पासिंग, जब हिस्टोलॉजी फर्क है तो फिर वो मेम्ब्रेन के करेक्टरिस्टिक्स भी फर्क हैं। तो इस तरीके से जो इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं वहाँ पे डिफरेंट तरीके से फ्लूइड आता है, और कुछ चीज़ें इसके अंदर जा सकती हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल, कुछ चीज़ें इसमें से बाहर निकल सकती हैं। यहाँ पे इसकी हिस्टोलॉजी फर्क है, इसलिए कुछ और चीज़ें अंदर जाएंगी, कुछ और चीज़ें बाहर आएंगी। इसकी हिस्टोलॉजी फर्क है, इसलिए कुछ और चीज़ें अंदर जाएंगी, कुछ और चीज़ें बाहर आएंगी। असेंडिंग लिंक की अपनी हिस्टोलॉजी है, अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं उस मेम्ब्रेन के, ठीक है। और थिक पोर्शन की अपनी हिस्टोलॉजी है। तो हर पोर्शन हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो कुछ चीज़ें अंदर जा रही हैं, कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं, और इवेंचुअली वो फ्लूइड जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इनकी अपनी हिस्टोलॉजी है, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ब्लैडर में पहुंच जाएगा, ब्लैडर में स्टोर होगा, और इसके आगे यूरिथ्रा, यहाँ से वो एक्सपेल हो जाएगा।
तो जहां तक बाउमेंस कैप्सूल का ताल्लुक है, बाउमेंस कैप्सूल इज अ स्फेरिकल कैप्सूल अराउंड द ग्लोमेरुलस। इतना फिलहाल याद रखें, इसको अभी हम डिटेल में जाके आगे देखेंगे। उसके बाद ये जो पोर्शन जो हमने बात की थी, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी भी हिस्टोलॉजी और इसके जो मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड विच मटेरियल्स मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन एंड हाउ एंड व्हाई, वो हमने डिटेल में जाके करना है। इस वक्त अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, अगर इस वक्त नहीं याद रहता तो फिर भी हमने पढ़ लेना है कि अबाउट 75% ऑफ द सोडियम इज रिमूव फ्रॉम द फ्लूइड हेयर। नंबर 2 बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो चीजें याद रखनी है कि ये जो हमारा पोर्शन है विच इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट रिमूव्स 75% ऑफ द सोडियम। जो भी फ्लूइड इधर से बना है, जो भी फिल्टर आउट हुआ है, वो जो टफ टफ कैपिलरीज है जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा है, उससे फ्लूइड फिल्टर आउट हो रहा है। जब फिल्टर आउट हो रहा है तो जो चीज फिल्टर आउट हो जाती है उसको हम कह देते हैं फिल्टरेट। पता है हमें, चूंकि ग्लोमेरुलस से ये फिल्ट्रेशन हो रही है तो इसको हम कह देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो चीज ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट होती है उसको हम कह देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिस स्पीड से ये चीजें फिल्टर आउट होंगी उसको हम कह देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो ये जो टर्मिनोलॉजी जब आपको यूज हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द act of filtering out of fluid from the glomerulus into the Bowman's space। Bowman's space अभी हम जाके देख लेते हैं या Bowman's कैप्सूल में, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसका लफ्ज है और जिस स्पीड से वो फिल्ट्रेशन हो रही है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे और इसके डिफरेंट पार्ट्स के। उसके बाद वो फ्लूइड जो है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो गया एंड इट ट्रेवल्स अक्रॉस द नेफ्रॉन एंडिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द ब्लैडर। इस ट्रेवलिंग के दौरान जैसे हमने अभी पहले बात की, दोबारा कर रहे हैं कि एवरी पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन हैज अ डिफरेंट हिस्टोलॉजी, so the membrane through which या across which that fluid is moving is different। उसकी अलग अलग characteristics हैं, इसलिए उसके अलग अलग portions में उसकी according to the histology of the membrane अलग अलग उसके ऊपर काम हो रहा है। जहां तक proximal convoluted tubule का हमें पता है, proximal convoluted tubule क्या है, इसका शुरू का portion which is proximal to the corpuscle and which is convoluted गुच्छेदार है, इसलिए हमने इसका नाम रखा proximal convoluted tubule। अबाउट जो भी फ्लूइड इसके अंदर आता है उसका में से तकरीबन 75% ऑफ द सोडियम इज रिमूव इन दिस पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एंड दिस रिमूवल ऑफ सोडियम इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो पॉइंट इस वक्त आप याद कर लें, बाकी डिटेल हम इसकी बाद में जाके देखेंगे। दोबारा कि proximal convoluted tubule removes about 75% of the sodium from the glomerular filtrate। अब इसके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है वो ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होके आ रहा है, इसलिए हम उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह देंगे, ठीक है। तो 75% ऑफ सोडियम इज रिमूव, दोबारा बल्कि तीसरी बार बता रहा हूं, एंड दिस रिमूवल ऑफ सोडियम इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी डिटेल अभी हमने करनी है, परेशान ना हो, ठीक है। क्लोरीन फॉलोज पैसिवली। अब किसी भी जगह पे वो जो सारा का सारा हमने पिछले एक दो लेक्चर्स में देखा था कि जो भी चीजों की मूवमेंट होनी है, अगर द मेम्ब्रेन अलाउज दैट मूवमेंट इज टुवर्ड्स द ग्रेडियंट, इज ड्यू टू अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस, चाहे वो कंसंट्रेशन में हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। अब जब सोडियम एक जाए साइड से दूसरी साइड पे मूव करेगा तो सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दैट सोडियम इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जब वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट बाहर हो जाएगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, या द आउटसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द इनसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, अपहिल हो रही है, ठीक है। तो जो क्लोरीन है विच इज नेगेटिवली चार्ज, वो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट वो खुद ब खुद ऑपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो द नेगेटिवली चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम जो है वो एक्टिवली बाहर चला जाएगा और क्लोरीन जो है दैट विल फॉलो द सोडियम पैसिवली। दिस इज हैपनिंग इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
उसके बाद हम आ जाते हैं ये लूप ऑफ हेनले, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। एक चीज होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट एक्सचेंजर। ये अभी बस अब नाम याद रखो, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया इस जगह पे कि आपके जहन में, और आप जब हम काउंटर करंट एक्सचेंजर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कोई नया लफ्ज ना लगे। तो लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंजर। वो क्या होता है इसको अभी छोड़ दो, बात का मसला है। अब इसके डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये याद रखनी है, हमारी जो किडनी का सारा सिस्टम है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस प्रॉपर्टी। वो क्या है, ये स्टार के साथ जो बनी हुई है, द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। ये कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। एंड अदर सॉल्यूट्स, ये जो पोर्शन है हमारा डिसेंडिंग लिम, दिस इज परमिएबल टू वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स। और वाटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वाटर बॉडी पे जहां पे भी मूव कर रहा है दैट इज मूविंग बाय सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, यूजुअली ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमारी इट विल बी मूविंग ड्यू टू ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। उसकी मूवमेंट भी हम जाके जाके डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इसकी वाटर की एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती पूरी बॉडी में। तो जो हमें याद रखने वाली बात है, अगर याद रह जाए कि लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंजर, याद रह जाए तो अच्छी बात है। नहीं याद रहती तो ये जो चीज है ये हर सूरत और जरूर याद रखनी है कि द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल, freely permeable to water and other solutes. The descending limb of loop of Henle is freely permeable to water, और वाटर के साथ थोड़े थोड़े सॉल्यूट्स भी आए थे, खासतौर पे सोडियम। सोडियम और पानी है जो आपस में वो बहन भाई हैं, ये याद रखना है। ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जहां पे भी पानी जाएगा सोडियम उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करेगा या करेगी, इफ द मेम्ब्रेन अलाउज। और जहां पे सोडियम ज्यादा हो जाएगा पानी उसके पीछे जाने की कोशिश करेगा, इफ द मेम्ब्रेन अलाउज, ठीक है। सोडियम और पानी, जो पानी है वो बॉडी के अंदर बहन भाई हैं, दोनों एक दूसरे के पास जाने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन अलाउ करती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अदर सॉल्यूट्स आल्सो। उसके बाद आते हैं हमारा असेंडिंग लिम्ब। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द काउंटर करंट एक्सचेंजर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली ये दोनों लिम्ब मिलकर काउंटर करंट एक्सचेंजर बनाते हैं, इसको भी आप छोड़ दो। इसमें जो मोटी याद रखने वाली बात है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिसेंडिंग लिम्ब इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज freely permeable to water and ascending limb of loop of Henle is totally impermeable to water। ये बार बार बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे चल के हमें पता चलेगा। बाकी इसमें किस चीज की ट्रांसपोर्ट होती है, क्लोरीन आयंस, दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट। यहाँ पे जो क्लोरीन की हो रही थी मेनली सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही थी पीसीटी में, और क्लोरीन पीछे पीछे पैसिवली जा रहा था। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ती है तो क्लोरीन जो है दैट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट। फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पैदा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सोडियम ने पैदा किया था और क्लोरीन पीछे चला गया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्लोरीन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैदा करेगी और सोडियम पीछे पीछे चला जाएगा, सोडियम फॉलोज। वाटर डज नॉट, यहाँ पे वाटर इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये चीज हर सूरत याद रखनी है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलें। उसके बाद ये हमारा लूप ऑफ, ये एक्चुअल लूप ऑफ हेनले है, ये उसके लिम्स हैं और ये लूप है। द लूप ऑफ हेनले इज again the main constituent of the counter current exchanger and it sets up a gradient। हमने ये बात की कि ये पूरी की पूरी मूवमेंट के दौरान जहां भी मूवमेंट होती है वहां पे कोई ना कोई ग्रेडियंट होगा। तो जो लूप ऑफ हेनले दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग अप द ग्रेडियंट ऑफ मोर सॉल्ट्स टुवर्ड्स टर्न इन लूप और लेस नियर द कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद रखो कि ये लूप ऑफ हेनले होता है, इतना भी बहुत है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। ये वाला जो पोर्शन है हमने बात की थी कि कॉन्वोल्यूटेड है, नंबर 1। नंबर 2 इट इज डिस्टल फ्रॉम द बाउमन्स कैप्सूल एंड द रीनल कार्पसल, तो इसको हम कह देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, अमोनिया कार्बोनेट,
ये चीजें यहाँ पे रिमूव होती हैं। जब हम अच्छा बेटा एक कॉन्सेप्ट और अपना क्लियर करो, यहाँ पे जब हम ये चीज कह रहे हैं कि ये चीज रिमूव होती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड इनसाइड द नेफ्रॉन, इनसाइड द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो इनसाइड द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन से जो चीज रिमूव होगी और जो चीज बाहर आएगी, दैट इज एक्चुअली गोइंग इनटू द बॉडी, दैट इज एक्चुअली गोइंग बैक इनटू द बॉडी। तो जो चीजें काम की हैं, जिनकी बॉडी को जरूरत है, वो यहाँ पे इस ट्यूब्यूल से रिमूव हो रही हैं। जो चीज रिमूव नहीं होगी वो तो इवेंचुअली घूमते घामते यूरिन बन जाएगी और यूरिन में निकल जाएगी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स विल नॉट बी, यहाँ पे हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रिमूव फ्रॉम द बॉडी या रीएब्जॉर्ब। इस ट्यूब्यूल से जो चीज रिमूव हो रही है, नंबर एक, या इसके लिए हम रीएब्जॉर्ब का लफ्ज भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस ट्यूब्यूल के अंदर से जो फ्लूइड गुजर रहा है, उसमें जो चीज रिमूव हो रही है या जो चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज गोइंग बैक इनटू द बॉडी। जो काम की चीजें हैं वो रिमूव होंगी और रीएब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। और जो रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता वो यूरिन में चला जाएगा। अब वो आगे चल के हम इसकी डिटेल देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज रिमूव हो या हर चीज मुकम्मल रिमूव हो। बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनी या बेसिक फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज होम्योस्टेसिस। तो अगर जिस्म के अंदर पसीना, बंदे को गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड की कमी ज्यादा हो गई है, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड का रिमूवल बढ़ जाएगा, सोडियम कंजर्व होगा, यूरिन में सोडियम कम जाएगा। अगर किसी वजह से बंदे ने बहुत ज्यादा नमक खा लिया है, तो सोडियम का रिमूवल कम हो जाएगा और यूरिन में सोडियम ज्यादा जाएगा। क्योंकि बेसिक जो उसका आइडिया है, जो असल काम हमने करना है, दैट इज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। वो हर चीज की हम अलग अलग आगे डिटेल में जाके देखेंगे। अगर अभी आपको इतना याद रह जाए कि डिस्टल कॉर्नल ट्यूब्यूल से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, अमोनिया कार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। रीएब्जॉर्ब जब हम कहते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी हो सकता है कम रीएब्जॉर्ब हो सकता है ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो। इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीएब्जॉर्प्शन, वेरिएबल रीएब्जॉर्प्शन। इसकी भी हम डिटेल आगे जाके देखेंगे, अभी आप बेसिक बस याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पोर्शन, विच इज रनिंग पैरेलल टू द ascending limb, passes parallel to the loop of Henle through progressively more concentrated interstitial space। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा, मोर कंसंट्रेटेड इंटरस्टिशियल स्पेस, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, यहाँ पे डीप ज्यादा होती है। ये डिटेल अभी हम जाके पढ़ लेंगे, अभी आप इसको बेशक याद रह जाए, ठीक है, वरना इट्स ओके। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे, थोड़ी सी हम उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसके डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन देखेंगे, जो कि हमारा पूरा का पूरा किडनी है। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या है। द नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, हमें पता चल गया। एंड देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं, 1.1 to 1.2 मिलियन, ठीक है। द नेफ्रॉन इज अ ट्यूब विद डिफरेंट रीजन्स स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस, जो अभी हमने पहले बात डिटेल में कर ली। द नेफ्रॉन बिगिंस विद अ कपल, ये हमारा बाउमेंस कैप्सूल है बेटा, और यहाँ पे हमारी एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल होगी, और ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज ग्लोमेरुलस। दिस होल इज रीनल कार्पसल, ये बाउमेंस कैप्सूल है। और ये जो थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड द बाउमेंस कैप्सूल, खाली जगह है ना, थोड़ी सी आपको नजर आ रही है, इसको हम कह देते हैं बाउमेंस स्पेस, MANS स्पेस। ग्लोमेरुलस, बाउमेंस स्पेस, बाउमेंस कैप्सूल, और जो कुछ इस ग्लोमेरुलस में से फिल्टर आउट होगा दैट विल बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जिस स्पीड से फिल्टर आउट होगा दैट विल बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और फिल्टर होके बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा होगा और इधर आ जाएगा इस ट्यूब्यूल में, विच इज द, ये सारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और इधर से फिर ये पूरा रन करते हुए कुछ चीजें एब्जॉर्ब होंगी, कुछ सेक्रीट होंगी, कुछ एक्सक्रीट होंगी, इवेंचुअली यूरिन बन जाएगा, ठीक है।
The nephron begins with a cup-like structure called the Bowman's capsule, which opens into a coiled region. ये जो गुच्छा मुच्छा हमने का coiled region है, कॉन्वोल्यूटेड दूसरे लफ्जों में, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड हो गया, जो डिस्टल है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड हो गया। दिस ट्यूब्यूल थिन्स एंड स्ट्रेटन्स इनटू द लूप, बीच में एक ये लूप बनता है जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके दो लिम्स होते हैं, द लॉन्ग लिम उसको। अब इसमें बेटा जो चीजें हैं, अगर आप किडनी को जहन में लाओ तो इस तरह से इसमें पिरामिड से, और इसका जो आउटर पोर्शन है हमने कहा था आउटर कॉर्टेक्स, और इनर ये सारा मेडुला। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जो कुछ है ये इस तरह से हम देख रहे हैं, तो दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस इज द रीनल मेडुला। ये हमारा जो यहाँ पे ऐसे पड़ा होता है ये हमारा, और ये कन्वोल्यूटेड पोर्शन, और फिर ये लूप ऑफ हेनले, और ये, ठीक है। यहाँ ऐसे जो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन है और जो हमारा बाउमन्स कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है, और ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है ये होता खाता है मेडुला के अंदर। अगली स्लाइड में चल के देखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, दो किस्म के नेफ्रॉन्स होते हैं बॉडी में। एक को हम कह देते हैं जक्स्टा मेडुलरी और एक को हम कह देते हैं कॉर्टिकल। अब ये जो है दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, ये आउटर पोर्शन है, एंड दिस इज डीपर पोर्शन द रीनल मेडुला। कुछ नेफ्रॉन्स के जो लूप ऑफ हेनले हैं वो छोटे से होते हैं, कॉर्टेक्स में शुरू हुए और कॉर्टेक्स में खत्म हो गए, ठीक है। जो हमारा बाउमन्स कैप्सूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वो तो कॉर्टेक्स में ही होना है, सबका ही कॉर्टेक्स में होगा, रीनल कॉर्टेक्स में। हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो लिम्ब और लूप ऑफ हेनले और लॉन्ग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। कुछ के कॉर्टेक्स में ही खत्म हो जाते हैं, तो चूंकि कॉर्टेक्स में ही खत्म हो जाते हैं तो उस किस्म के जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, द टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स विच हैव अ स्मॉलर या शॉर्टर limbs of loop of Henle, those limbs of loop of Henle they remain in the cortex, they cannot dig deep into the medulla। चूंकि कॉर्टेक्स में रहते हैं इसलिए हम उनको कह देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। बहुत से नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके जो लूप ऑफ हेनले हैं वो डीप इनसाइड द मेडुला जा रहे होते हैं, फिर गोता खा के वापस आते हैं, मेडुला में गोता खा के आते हैं। तो बिकॉज दे डिग इनटू द मेडुला, मेडुला में गोता खा के आते हैं, इसलिए हम उनको कह देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पे ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, क्यों है? क्यों? इसका जो लूप ऑफ हेनले और लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले हैं वो मेडुला में गोता खा के आ रहे हैं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों है? क्यों? इसका जो लूप ऑफ हेनले और उसके लिम्स हैं वो छोटे छोटे हैं, वो कॉर्टेक्स में ही खत्म हो गए, ये याद रखना है। तो द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैज अ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले which penetrates deep in the medulla, or the cortical nephron has a shorter loop of loop of Henle which remains within the renal cortex। ये cortex है, ये medulla है, ठीक है। तो दो टाइप्स कौन कौन सी हो गई? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। उसके बाद हमें इसकी ब्लड सप्लाई की बात आ जाती है। उसी तरीके से बेटा ये एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल है, ये गुच्छा सा है। उसके बाद ये होता है जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना आपने कि वेन ऑलवेज फॉलोज द आर्टरी, इसी तरीके से ये इफरेंट ट्यूब्यूल आती है। तो वो ये जो गुच्छे हमारे दो पड़े हुए हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इनके गिर्द गुच्छा गुच्छा बनाती है। उसके बाद वो जो वेसल है वो जो हमारी इफरेंट आर्टीरियोल है, लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी एक उसके साथ गोता खा के डीप इनसाइड द मेडुला जाती है और उसके बाद वापस आ जाती है। और ये याद रखना है कि जिस नेफ्रॉन की वो इफरेंट आर्टीरियोल होती है या होता है, उसी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के साथ वो गोता खाती है, ठीक है। और ये जो गोता खा के वेसल नीचे जाती है और फिर वापस आती है, इसको हम कह देते हैं वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, ये याद रखना है। ये उसी नेफ्रॉन की इफरेंट आर्टीरियोल होता है जो उसी नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्ट्रीब्यूल से होने के बाद, मुलाकात करने के बाद
उसी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के साथ एक गोता मेडुला में, अगर वो मेडुला तक जा रहा है, जक्स्ट्रा मेडुलरी है तो मेडुला तक गोता खाएगा, और अगर कॉर्टिकल है तो फिर कॉर्टिकल में घूम के वापस चली जाएगी। तो उसके साथ वो यूं गोता खाती है और फिर वापस जाती है, और इसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। ठीक है, ये सारा कुछ ये मेन ब्लड सप्लाई है। तो अब जो चीज ट्यूब्यूल के अंदर से बाहर जाएगी, दैट विल कम इन कांटेक्ट विद दिस वाजा रेक्टा। अगर उसने रीएब्जॉर्ब होना है तो वो वाजा रेक्टा के अंदर रीएब्जॉर्ब होगी। अभी वो जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो मेम्ब्रेन्स ने 3 कंपार्टमेंट से डिवाइड कर लिया है, तो एनीथिंग विच इज बीइंग रीएब्जॉर्ब वो पहले इस ट्यूब्यूल से बाहर आके इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी, एंड दिस मूवमेंट विल बी गवर्न्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद वो इंटरस्टिशियल स्पेस से इस वेसल में जाएगी, वाजा रेक्टा में, उस ठीक है, एंड दिस विल बी गवर्न्ड बाय द हिस्टोलॉजी ऑफ द वाजा रेक्टा। ये मूवमेंट डिपेंड करती है वाजा रेक्टा की मेम्ब्रेन पे। होना सब कुछ मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, असल चीज वही है, और टाइम 5 मिनट रह गए। एनी हाउ, तो in order to perform its function of removing waste products from the blood and regulating water and electrolyte balance, the nephron have a rich blood supply। रिच हो गई हर नेफ्रॉन के लिए, ले लेना एक, बाकी वेसल उसके अलावा है, उनके अलावा भी हर नेफ्रॉन के लिए एक वाजा रेक्टा इज, और ये यहाँ पे हमने डायग्राम में मैंने सीधी सी बना दी है। बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, अब अगली डायग्राम में चल के देखते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रांचेस इनटू द हाई प्रेशर एफरेंट। अब ये एफरेंट है, एफरेंट ए से है आ, किसी भी चीज में जो चीज आ रही होती है उसको हम एफरेंट कह देते हैं। इफरेंट ई से है एग्जिट, जो चीज जा रही होती है, बाहर जा रही होती है, उसको हम इफरेंट कह देते हैं। तो एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड आ रहा है, जस्ट लाइक जैसे आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड एग्जिट होना है, जैसे वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो एफरेंट साइड जो है दैट इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, और जो इफरेंट साइड है दैट इज अ कंपैरेटिवली लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, तो द रीनल आर्टरी ब्रांचेस इनटू द हाई प्रेशर efferent arterioles which form a knot of capillaries and network of capillaries called the glomerulus। ये glomerulus tuft of capillaries। the glomerulus drains into the efferent arteriole। efferent कौन सी है, जो exit कर रही है, e से efferent, e से exit, which entwines the kidney tubules। वो पहले kidney tubules के मुलाकात करती है, उनके गिर्द एक गुच्छा सा बनाती है, and forms a large loop पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। जो मैंने कहा लूप ऑफ हेनले के साथ साथ गोता खा के ऊपर जाएगी, एंड दिस गोता खाने वाली वेसल इज नोन एज वाजा रेक्टा, VASARECTA। ये नाम भी आपने याद रखना है, भूलना नहीं। इधर से आगे जो है द ब्लड रीजॉइंस एंड एग्जिट्स द किडनी इन द रीनल वेन। उसके बाद वो रीनल वेन में चला गया और दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। यानी कि एक चीज यहां से अगर रीएब्जॉर्ब हुई, उसकी बॉडी को जरूरत थी, वो इस ट्यूब्यूल के इस पोर्शन से बाहर निकलेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी, फिर वाजा रेक्टा में चली जाएगी, और वाजा रेक्टा से वाया रीनल वेन दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगी। यानी कि जो चीज यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गई, बॉडी ने उसको कंजर्व कर लिया है, दैट इज नॉट गोइंग इनटू द यूरिन। और जो चीज रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी, एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी रीएब्जॉर्ब्ड या व्हिच इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड हियर, दैट इवेंचुअली विल मूव, नॉट हियर, पूरे नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, दैट इवेंचुअली विल गो इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और वो करते करते इवेंचुअली हमारा यूरिन बन जाएगा, एंड दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। जब वो बाहर चला जाएगा, वो हमें पता ही है कि पैसेज ऑफ यूरिन क्या था, यूरिन फॉर्म इन ईच नेफ्रॉन ड्रेन्स डाउन द कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करते हैं, द कलेक्टिंग डक्ट्स एम्प्टी इनटू द रीनल पेल्विस। ये हमारा रीनल पेल्विस है, और यहाँ से ये सारे इकट्ठे होके फिर हमारा यूरिटर, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड इवेंचुअली दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। द यूरिन एग्जिट्स बाय द यूरिटर व्हिच जॉइंस ईच किडनी to the bladder, and from the bladder urine is voluntarily eliminated through a small tube called the urethra by the process of micturition या urination। ये हम अलग से पढ़ेंगे। कमिंग बैक टू द नेफ्रॉन, बेटा नेफ्रॉन पे हमने बार बार आना है, नेफ्रॉन ही असल चीज है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो अगर हम नेफ्रॉन को डिटेल में पढ़ लेंगे तो दैट इज आवर रीनल सिस्टम। ठीक है, तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.2 million nephrons in each kidney,
और फिर ह्यूमन में कितने हो गए? अगर उसके अंदर 2 किडनीज हैं तो 2 to 2.2 nephrons. Some of the nephrons are juxtamedullary and some of the nephrons are cortical depending upon the anatomy. ठीक है? It is about 3 centimeter long, 20 to 30 nanometer in diameter. Nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary. ये थोड़ी सी ज्यादा मजेदार डायग्राम है, वो बड़ी सिंप्लीफाइड थी. ठीक है, ये वही डायग्राम है. ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये इधर से फिल्टर हो गया, ये बाउमन स्पेस है. चीज जहां जाएगी उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्डिल ट्यूब्यूल में आ गई, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्डिल ट्यूब्यूल और इवेंचुअली रीनल कॉर्टेक्स से होती हुई कलेक्टिंग डक्ट वगैरह वगैरह वगैरह. ये उसकी, ये जो आ रही है ये उसकी एफरेंट आर्टीरियोल है, एफरेंट. ये गई ग्लोमेरुलस में से गुजरते. अब ये इफरेंट है. इफरेंट ने यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के साथ गोता खाया, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाई हुई है, यहाँ पे भी और हमारी जो पीसीटी है वहां पे भी, और इवेंचुअली उसके बाद रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस चली गई. ठीक है, समझ आ गई डायग्राम बेटा? इसको एक दफा बैठ के गौर से देखोगे तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी. ये वही चीज है. अब ये एक हमने पिरामिड लिया हुआ है और उसका एक सेक्शन को हमने बड़ा किया है. तो अगर हम ये वाला नेफ्रॉन देखें तो इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा है और कॉर्टेक्स के करीब ही या कॉर्टेक्स में ही खत्म हो गया, तो दिस इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ये जो हमारा नेफ्रॉन पड़ा हुआ है इसकी भी पीसीटी और ग्लोमेरुलस इसका भी कॉर्टेक्स में ही होगा, लेकिन इसका जो लूप ऑफ हेनले वो लंबा है और होता खा रहा है नीचे. तो इसको हम कह देंगे, ये हमारा रीनल मेडुला है इसलिए हम इसको कह देंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है इसलिए ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन. एक दफा गौर से देख लो बेटा. कई दफा इस तरह से 5-4 नंबर का सवाल भी आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप टेबलेटेड फॉर्म में लिख दोगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो टोटल नेफ्रॉन्स का 80% है, यानी कि अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है तो 8 लाख नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल होंगे और 2 लाख जो है वो जक्स्टा मेडुलरी होंगे. द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर स्मॉलर इन साइज, जाहिर है उन्होंने कॉर्टेक्स में खत्म हो जाता है तो दे आर स्मॉलर इन साइज. और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लार्ज इन साइज, जाहिर है उन्होंने मेडुला के अंदर लंबा सा गोता खाना है तो उनका साइज बड़ा होगा. दे लाई मेनली इन द रीनल कॉर्टेक्स. और जो जक्स्टा मेडुलरी है दे हैव अ बाउमन्स कैप्सूल इन द रीनल कॉर्टेक्स, लेकिन उनके जो लंबे लंबे लूप्स हैं दे आर गोइंग डिगिंग डीप इनटू द मेडुला. Henle's loop are very short and extend only a little into the medulla. यहाँ तो ये कॉर्टेक्स में खत्म हो जाएंगे या मेडुला को बस छू के आ जाएंगे. जो जक्स्टा मेडुलरी हैं उनके लूप ऑफ हेनले आर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला.